ओके, तो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट इज एल्कीन्स। एल्कीन्स क्या होते हैं? जहां पे हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेंगे, राइट। और यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला होगा दैट इज CnH2n, राइट। अब यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन? sp2, राइट, sp2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, तो वी हैव 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, ठीक है जी। 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड रहेंगे, इसको हम बोल देंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट, क्लियर है। अब ये क्या है, एसाइक्लिक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स रहेंगे और इसके अंदर इसको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट, अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसके अंदर हम किसी भी चीज का मॉलिक्यूल का एडिशन कर सकते हैं। हम इसमें हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से ये एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लियर। और इनको हम क्या बोलते हैं? ओलेफिन्स भी बोलते हैं, लिख लीजिएगा यहाँ पे, दे आर आल्सो नोन एज ओलेफिन्स। ओलेफिन्स मतलब ऑयल फॉर्मिंग। ओलेफिन्स को हमने क्या बोल दिया भैया? ऑयल फॉर्मिंग, राइट, क्लियर हो गया जी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ओलेफिन्स, ऑयल फॉर्मिंग। राइट, इन्हें क्यों बोला जाता है ओलेफिन्स? लिखिए, द लोअर मेंबर्स ऑफ दिस क्लास, लोअर मेंबर्स ऑफ दिस क्लास such as ethene, propene, etc. produce oily products on reaction with halogen, such as chlorine and bromine, राइट। इसी वजह से इसे हमने क्या बोल दिया? ओलेफिन्स, क्लियर है। नेक्स्ट लिखिए, स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड। अब स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कार्बन कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और एक साइडवेज ओवरलैपिंग होगी जिसकी वजह से हमारे पाई बॉन्ड बनने वाले हैं। देखो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड में क्या होता है? 3 रहेंगे, एक कार्बन ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये साइडवेज ओवरलैपिंग वाला जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो पड़ा हुआ है। इस केस में यहाँ पे दूसरा कार्बन हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा जो अपने ओवरलैप करेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया, इसने ओवरलैप किया, यहाँ पे आया, इसने हाइड्रोजन ने ओवरलैप किया, एक इसने किया। अब यहाँ पे क्या होगा? साइडवेज ओवरलैपिंग करके ये क्या बना देंगे? हमारे पाई बॉन्ड बना देंगे। ये सिग्मा बॉन्ड, 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 ठीक है जी। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आया पाई बॉन्ड की वजह से, दैट इज अबव एंड बिलो द प्लेन, राइट, क्लियर है जी। चलिए लिख इसे ड्रॉ कर लीजिएगा। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है भैया वो अबव एंड बिलो द प्लेन आ जाएगा, राइट। एंगल कितने का रहेगा यहाँ पे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, शेप क्या आएगी? ट्राइगोनल प्लेनर, तो एंगल कितना रहेगा? 120 के अराउंड। एंगल विल बी ऑफ अराउंड 120 डिग्री, क्लियर है जी। नेक्स्ट वी हैव नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। अब नॉमेनक्लेचर में क्या डिस्कशन करेंगे हम? यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता तो एल्केन था, डबल बॉन्ड आ जाएगा तो हम क्या देते हैं? सफिक्स एज इन, एल्कीन, ठीक है जी। सफिक्स जो यूज होना है दैट इज इन, राइट। तो देखिए भाइयों, यहाँ पे अगर मेरे पास 2 कार्बन हैं और हमने उसके साथ हाइड्रोजन लगा दिया, ये जनरल फॉर्मूला दैट विल बी C2H4, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इथीन, राइट। 2 कार्बन के लिए इथ यूज हो जाएगा, सफिक्स के लिए इन आ गया। अगर भी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
3 कार्बन हो गए C3H6, तो इसको हम बोल देते हैं प्रोपीन। अगर हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH3 है, इसको हम बोल देते हैं C4H8 ब्यूटूइन। अब ब्यूटूइन क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पोजीशन पे क्या हुआ भाई बहनों, डबल बॉन्ड लगा है। इसको हम ऐसे भी बना सकते थे CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था C4H8, और ये क्या हो जाएगा भैया हमारा ब्यूट1इन। क्लियर है? तो वो पोजीशन बताना हमें जरूरी है। 1 2 3 4, 1 पोजीशन पे क्या लगा है हमारा, डबल बॉन्ड लगा है, तो उसे बताना जरूरी है। ब्यूट1इन और ब्यूट2इन। फाइन, क्लियर है? इसको और देखते हैं। यहां पे हमने लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे C ले लेते हैं, यहाँ पे CH3 लगाते हैं, यहाँ पे CH3 लगाते हैं। तो अब इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4। हमें सब्स्टिट्यूएंट को लोअर पोजीशन देना था और डबल बॉन्ड को भी, राइट। इधर से करेंगे नंबरिंग, तो 1 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड हुआ है, बट 3 पे क्या लग गया हमारा, सब्स्टिट्यूएंट लगा है। यहाँ पे 2 पोजीशन पे हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 2 और 3 पोजीशन पे। हमें लोएस्ट लोकेंट चाहिए थे, तो हम 2 का यूज करेंगे। इसके अंदर इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, राइट। क्लियर है? चलिए ड्रॉ कर लीजिए इसे। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम। यहां पे हमने सपोज करो यहां पे लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ दिस इज द कंपाउंड, ठीक है। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 2 और 4 पोजीशन पे लगा, यहां से हमने शुरू किया, तो ये किस पे आ जाएगा, 1 एंड 4 पे। तो अभी हमारी नंबरिंग कौन सी सही है, 1 4, ठीक है। अगर दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे भी होते, सपोज करो हमने से यहाँ पे ऐसे ले लेते CH3 CH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, लेट्स से ये हो जाता 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, 2 और 4 पोजीशन पे हो रहा है, और इधर से करेंगे तो 2 और 5 पोजीशन पे आ रहा था। ओके, तो किसे प्रेफरेंस देते हैं हम, इस केस में हम 2 5 को प्रेफरेंस देखें। पहले ऊपर वाला करते हैं डिस्कस, फिर उसके बाद बताता हूं। अब सपोज करो यहाँ पे 1 और 4 पे, तो इसका नाम क्या आया था, पेंट नहीं 4 मिथाइल पेंट 1 इन, राइट। क्लियर है? अब इसको देखते हैं। अब देखो, जब 2 चीजें आ गई हमारे पास, एक डबल बॉन्ड था हमारे पास और एक क्या था, सब्स्टिट्यूएंट, तो हम प्रेफरेंस किसे देंगे, डबल बॉन्ड को ओवर सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर हो गया? तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे आंसर, 2 5 से होगा। तो 2 पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देंगे। देखो क्या प्रेफरेंसेस रहते हैं, सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड को देते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है जी। स्पेलिंग चेक कर लेना, या थोड़े से ज्यादा लगे टी शायद, ठीक है, जो भी है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, राइट। तो प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस दिया, उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूएंट को दिया, तो इसका नाम क्या आ जाएगा अपना, 5 मिथाइल हेक्स 2 इन। समझ आया? लिखिए जरा,
तो नॉमेनक्लेचर भाई कोई मुश्किल नहीं है, प्रेफरेंसेस का आपको ध्यान रखना है सिर्फ, और इससे ज्यादा कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अभी एक और काम करते हैं हम लोग। सपोज करो हमने यहाँ पे लिया CH3CHCl CH2CHBr double bond CH2. This is the name of the compound. What will be the name of the compound? Two bromo, four chloro. नेक्स्ट टॉपिक जो है भाई मैंने दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? विच आर द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या क्या बनेगा हमारा? पोजीशन आइसोमेरिज्म बनेगा, चेन आइसोमेरिज्म बनेगा और रिंग चेन आइसोमेरिज्म बनेगा। ठीक है, तो पहले हम चेन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? पेरेंट चेन जो है वेरी करेगी, बट जो पोजीशन है हमारी डबल बॉन्ड की वो चेंज नहीं होएगी। लेट्स से ये था, ठीक है, ये वन पोजीशन पे ना, वन पोजीशन पे रहेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH3, 5 कार्बन थे, 5 कार्बन, राइट? क्लियर हुआ? यहाँ पे हमने ऐसे लिया CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 आ जाता है, यहाँ पे CH3 आ जाता, CH2 आ जाएगा और CH3 आ जाएगा। सो दीज आर, ये और ये चेन आइसोमेरिज्म है, ये और ये चेन आइसोमेरिज्म। उसके बाद आता है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? पोजीशन चेंज करेंगे हम डबल बॉन्ड की। CH3 लेट्स से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 था, यहाँ पे हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, राइट? तो ये दो आइसोमर्स बन गए हमारे जिसमें हमने पोजीशन चेंज कर दिया। पेरेंट चेन हमारा सेम रहेगा, राइट? क्लियर हो गया? तो ये हो गए हमारे आइसोमेरिज्म। कौन से वाला? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला। ठीक है, इसके अंदर आप रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी बना सकते थे। रिंग चेन में कैसे होएगा? लेट्स से हमने C3H6 लिया, एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर आप इसे रिंग में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा CH2 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 C3H6। दैट्स इट। क्लियर है? ये हो गया हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब इसके बाद हमने यहां से क्या किया? अब देखो ये तो था हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसके बाद हम लोग कौन सा आइसोमेरिज्म ले सकते हैं इसमें? विच इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वेरी गुड। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास क्या होगा? एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। CH2 लेट्स से, अगर देखो सिस और ट्रांस में होता क्या है, हमने सपोज करो ब्यूटेन लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहां पे आ जाएगा ये C, यहां पे डबल बॉन्ड C CH3, इधर भी CH3 है, यहां पे हमने H लगा दिया यहाँ। अब ये क्या हो गया? सेम साइड पे हो गए तो इसे सिस बोल दिया, और अगर हम इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांस। इसको हम बोल देते हैं ट्रांस। एक सिस आइसोमर हो गया और एक क्या हो गया भैया? हमारा ट्रांस आइसोमर। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट, राइट? अगर मुझे इसका नाम लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिस ब्यूटूइन, और ये वाला क्या हो जाएगा? ट्रांस ब्यूटूइन। सिस ब्यूटूइन एंड ट्रांस ब्यूटूइन। क्लियर है? सिस ब्यूटूइन एंड ट्रांस ब्यूटूइन। अब आपको क्या लगता है इसे देख के कि भैया कौन से वाला हमारा ज्यादा स्टेबल होएगा, कौन सा कम होगा?
सांप की तरह से क्यों कर रहे हो? ट्रांस वाला हमारा ज्यादा स्टेबल रहेगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंसेस, दो बल्कि ग्रुप लगे हुए जिसकी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। इस केस में क्या होगा, ये यहाँ पे दूसरे इधर दोनों इधर की तरफ चले हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा ट्रांस। ट्रांस इज मोर स्टेबल। क्लियर है? ओके, चलिए लिखिए जरा, इसके बारे में लिखते हैं। Such isomers which have the same structural formula, such isomers which have the same structural formula, which have the same structural formula but differ in the relative spatial arrangement, but differ in the relative spatial arrangement of atoms, differ in the relative spatial arrangement of atoms or groups, arrangement of atoms or groups around the double bond, around the double bond are called geometrical isomers, राइट। एक हो गया सिस और दूसरा हो गया ट्रांस। नेक्स्ट लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। राइट, इसमें लिखिए फर्स्ट लिखिए मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट राइट, इसमें लिखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर, melting point of trans isomer is higher than that of cis isomer. ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने बोला कि ट्रांस आइसोमर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज हायर देन दैट ऑफ सिस। ऐसा क्यों रहेगा, हमने यहाँ पे ब्यूटूइन लिया। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, हमारा स्ट्रक्चर के ऊपर, राइट। बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, राइट, कि कोई भी चीज स्ट्रक्चर में बेटर फिट कैसे हो रहा है। ठीक है जी। अब स्ट्रक्चर देखो, अगर मैं इसको सिंपल सा स्ट्रक्चर हूं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाता हूं तो कुछ इस टाइप का होएगा, और यहां पे दूसरे वाला मॉलिक्यूल, फिर तीसरा मॉलिक्यूल, 4 5 6, थोड़ी जगह में क्या हो रहा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं हमारे फिट हो सकते हैं, राइट। जैसा आपने देखा होगा शादियों में जाते बहुत सारी चेयर्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखी होती थी, राइट। तो वो क्या दिखा रहा था कि वो एक दूसरे में बहुत अच्छे से फिट हो पा रहे हैं, राइट। और जो अगर हम सिस का डायग्राम बनाते हैं, ये तो ट्रांस आइसोमर है, सिस आइसोमर का अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके का होएगा। तो ये कुछ कैसा हो गया, ऐसे वाला। तो ये क्या करेगा, बहुत अच्छे से फिट जो है नहीं होएगा, क्योंकि हो सकता है साइज छोटा बड़ा होएगा तो वो बहुत अच्छे से फिट नहीं होएगा। ये वाले मॉलिक्यूल में थोड़ी जगह में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इसी वजह से क्या हुआ, जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो विच फिट्स बेटर इन क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, जो क्रिस्टल लैटिस में ज्यादा अच्छे से फिट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहने वाला है। क्लियर हुआ? तो ये ज्यादा बेटर कौन फिट हो रहा है, ट्रांस, ठीक है। दैट्स वाई ट्रांस हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू सिस। समझ आ गया जी? क्लियर है? तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में हमेशा ऐसा रहेगा। नेक्स्ट केस सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा रहेगी और किसकी कम रहेगी, लिखिए जरा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिस आइसोमर, the solubility of cis isomer is higher than that of corresponding trans isomer.
हायर देन कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांस आइसोमर। राइट, क्लियर हुआ। अब देखो कौन से वाला हमारा ज्यादा सॉल्युबल है, क्यों है। राइट, हमने यहाँ पे क्या किया, एक एसिड लिया, लेट्स से हमने मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड लिया, दोनों का सेम फॉर्मूला है बट स्ट्रक्चरल वेरिएशंस आते हैं उसमें। तो जो देखो वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। तो जो ज्यादा लाइक डिजॉल्व लाइक करता है, पोलर डिजॉल्व पोलर, तो जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी या जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होएगा दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। राइट, और अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इसमें कार्बन और इसमें ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 है, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर की डायरेक्शन में, यहाँ पे ये इसकी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट जो है इट इज नियरली इक्वल टू 0। बट इस केस में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसका डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब ये वाला पोलर नेचर का हुआ। क्लियर हुआ। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि जो ज्यादा पोलर है दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। अभी हम यहाँ पे मैलिक एसिड लेते हैं। अब मैलिक एसिड क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, COOH, COOH। राइट, दिस इज मैलिक एसिड। और एक और हमने लिया फ्यूमेरिक एसिड, राइट, फ्यूमेरिक एसिड। अब इन दोनों में देखेंगे ये वाला, अब कार्बन कार्बन, ये पोलर नेचर का होएगा, क्लियर है। तो इसका डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। ये वाला पोलर नेचर का होएगा, तो दिस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू दिस। मैं यहां पे इसकी सॉल्युबिलिटीज भी लिख देता हूं। ये कितना होता है, 79 ग्राम्स पर 100 ml। और ये कितना है हमारा, 0.7 ग्राम्स इन 100 ml। समझ आया। उसके नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, किसके ऊपर, पोलैरिटी के ऊपर, डाइपोल मूवमेंट के ऊपर। लाइक डिजॉल्व लाइक। फाइन, समझ आ गया भाई बहनों, क्लियर है। नेक्स्ट लिखिएगा डाइपोल मोमेंट। ड्रॉ कर लीजिए इसे जरा जल्दी जल्दी से। अभी डाइपोल मोमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया यार, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हुआ। डाइपोल मोमेंट में जो हमारा डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस है दैट इज ग्रेटर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस। अब ये किए हमने, हो जाएगा यहां पे सिस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रांस। एग्जाम्पल भी देख लीजिए। लेट्स से हमने यहां पे ये ले लिया, अब कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ट्रांस का सिस का आइसोमर जो है, सिस आइसोमर का जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू ट्रांस। समझ आ गई जी। नेक्स्ट लिखिए बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट में क्या आएगा भाई मैंने,
देखो बॉइलिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर। दो जो हमारे मॉलिक्यूल हैं, अब एक चीज समझिएगा भैया, पहले बॉइलिंग पॉइंट को समझिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट होता है जब हमारा, जैसे मैंने कोई बीकर रखा, उसके ऊपर ये लिक्विड है, राइट, ये लिक्विड है, जब इसका वे क्या कर रहा है, जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो चीज जो है भैया हमारी बॉईल कर जाती है। दूध के साथ क्या होता है, ये वेपर जो प्रेशर है दिस इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से स्पिल आउट हो जाता है। क्लियर हुआ? तो बॉइलिंग पॉइंट हुआ क्या, व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो जो चीज है वो हमारी बॉईल करेगी। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें क्या होता है, ये जो सरफेस है, सरफेस से मॉलिक्यूल्स निकल रहे होते हैं। आपने देखा होगा बीकर में जब आप किसी चीज को बॉईल करते हो, है ना, तो वो सरफेस पे ही होते हैं, जो बबल्स आते हैं वो सरफेस पे ही आ रहे हैं। सरफेस से क्या हो रहा है, वो जो मॉलिक्यूल है वो एस्केप हो रहा है। ठीक है जी, सरफेस से ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप हो रहे हैं। अगर उन सरफेस से मॉलिक्यूल्स एस्केप हो रहे हैं, अगर उनका बॉन्ड जो है आपस में स्ट्रांग रहेगा, तो वो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, राइट। और अगर उनके जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है वीक है, तो वो क्या करेगा, इजीली उड़ जाएगा। ठीक है, अभी जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, रिद्धि ने नेल पेंट लगानी थी, राइट, तो उसने क्या किया, मम्मा को नेल पेंट लगाई हुई थी, सॉरी स्कूल जाना था इन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, नेल पेंट रिमूव करनी थी। इन्होंने मम्मा को बोला, मम्मा मेरे को नेल पेंट रिमूवर दे दो, है ना, वो छोटी सी बॉटल होती है, एसीटोन होता है उसमें, ठीक है, CH3CO CH3। तो इन्होंने क्या किया, उसको मम्मा ने इन्हें बोला भी कि बेटा जब आप इसे कॉटन पे लगाओगे उसके बाद उस बॉटल को बंद कर देना। ठीक है, तो ये कुछ रील्स वगैरह देख रही थी, इन्होंने बॉटल खोली और उसके बाद जाके ना नेल्स उतारने लगे। ठीक है, सर्दियों में क्या होगा, वो धीरे ही इवेपोरेट होगा, पर गर्मियों में क्या होगा, वो झट से ही इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो गर्मियों के दिन थे, ये लगे हुए हैं, है ना, और रील देखते 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 देखते, और इतनी देर में क्या हुआ, वो बॉटल खाली हो गई, राइट। क्लियर हुआ? अब वो क्यों इवेपोरेट हो गया, क्योंकि उनके जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन थे, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो वीक था, इसी वजह से क्या हुआ, वो जल्दी से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया। समझ आया? और ऐसे ही वाटर लिया, वाटर हमारा इवेपोरेट नहीं हो रहा है, वाटर जो है हमारा हाई टेम्परेचर पे बॉयल होता है। ठीक है, ऐसे ही आपने अभी सैनिटाइजर बड़ा यूज किया था पीछे, तब क्या हो रहा था, वो भी उड़ जाता था। क्यों उड़ जाता था? क्योंकि उसका भी जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है वो वीक है। क्लियर है? आप पेट्रोल लो, पेट्रोल बहुत जल्दी इवेपोरेट करता है, वो क्यों है, क्योंकि फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन क्या है, वीक है। तो एक चीज समझ में आई, जब हमने बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करना है, ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो वो कितना बेटर फिट हो रहा है क्रिस्टल लैटिस में, और मेल्टिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। समझ आया? याद रखिएगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। समझ आ गया भाइयों बहनों? बॉइलिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अगर फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन हमारे स्ट्रांग हुए तो वो चीज बॉयल लेट करेगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहने वाला है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, वहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। और जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें क्या होती है, वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डाइपोल डाइपोल, और फिर लास्ट में आ गया वैन डर वाल। इसी वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत सारा वेरिएशन है। समझ आ गया जी? क्लियर है? ओके, अब हम यहां से डिस्कस करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था हमारा, स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि वो क्रिस्टल लैटिस में कितने बेटर फिट हो रहा है। और बॉइलिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर। ये हमेशा याद रखिएगा, की पॉइंट है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर जाओगे अगर आपके दिमाग में ये चीज रहेगी, अगर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आएगा, राइट। चलिए अब इसे देखते हैं। अभी मैंने एक चीज बोली, दो मॉलिक्यूल हमने लिए, एक के अंदर कुछ ऐसा था CH3CCH3,
यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया, और दूसरा हमने लिया CH3, C डबल बॉन्ड C, CH3 एंड H। इसका डाइपोल मूवमेंट देखते हैं। यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट कुछ होएगा, इट हैज सम डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइपोल मूवमेंट ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होएगा। तो किसके अंदर फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा रहने वाले हैं, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगे, यहाँ पे कोई डाइपोल है ही नहीं, नॉन पोलर है, तो इसके अंदर कोई इंटरेक्शन नहीं रहेंगे। या इसमें वी कैन से कि यहाँ पे कौन से फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन होंगे, वेंडरवॉल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन। तो इसमें और इसमें, सिस और ट्रांस में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, सिस हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। समझ आया? अब दो अलग अलग चीजें हो गई। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा था, ट्रांस का। क्यों? क्योंकि वो बेटर फिट हो रहा था। यहां पे बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई तो किसका ज्यादा हो गया, सिस का। क्यों? क्योंकि यहां पे फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रांग थी। समझ आया? अब ऐसा कंफ्यूज मत करना कि यार बॉइलिंग पॉइंट ऐसा कम हो गया, ऐसा क्यों हो गया, आपके पास रीजन है। ठीक है रिद्धि जी, बताओ क्या कहते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो क्या होएगा, अरे क्यों ज्यादा होएगा, हाँ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। और मेल्टिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर के ऊपर। क्लियर है जी, गुड। अब हम एक और नॉमेनक्लेचर करेंगे, ये तो समझ में आ गया। अब एक E एंड Z नॉमेनक्लेचर करेंगे, E एंड Z नॉमेनक्लेचर। ये सिस और ट्रांस जैसे ही हैं, ठीक है, बिल्कुल सिस और ट्रांस जैसे हैं, बस एक छोटा सा वेरिएशन है यहाँ पे, बहुत छोटा सा वेरिएशन है। सिस और ट्रांस में क्या हो रहा था, लेट्स से मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ये C डबल बॉन्ड C था, यहाँ पे मैंने ब्रोमीन ले लिया, यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया, यहाँ पे H ले लिया, यहाँ पे H ले लिया, तो ये वाला क्या बन रहा था भैया हमारा, सिस। और अगर मैं इसको ऐसे बना दे रहा था तो ये क्या बन जा रहा था हमारा, ट्रांस। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम वेरिएशन करते हैं, यहां पे हमने Br ले लिया और यहां पे मैंने Cl ले लिया, सॉरी यहां पे Cl ले लेते हैं, यहां पे H, यहां पे डबल बॉन्ड C, यहां पे Br आ गया, यहां पे Cl आ गया, यहां पे H आ गया, यहां पे H आ गया। ठीक है जी। अब बस इतना सा वेरिएशन था। अगर सेम ग्रुप थे तो हमने सिस एंड ट्रांस ले लिया था, अगर वो ग्रुप्स हमारे डिफरेंट हो जाते हैं तो हम E एंड Z ले लेंगे। ठीक है, इनके नाम एंटेंजन एंड ज़ूसामैन होते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। तो हम इन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे इनको कंसीडर करते हैं। अब प्रायोरिटी बेसिस पे कैसे होंगे हमारे, जिसका बॉइलिंग मतलब एटॉमिक मास ज़्यादा रहेगा उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और जिसका मतलब जो है कम होएगा उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको प्रायोरिटी कम देते हैं। क्लियर है। इन दोनों में से ज़्यादा एटॉमिक मास किसका है, ब्रोमीन का है या हाइड्रोजन का है, तो इसको प्रेफरेंस 1 दे देंगे, इसको प्रेफरेंस क्या देंगे हम 2 देंगे, इसमें इसको प्रेफरेंस 1 देंगे और इसको क्या करेंगे 2 देंगे। क्लियर है। इसका नाम क्या होता है, एंटेंजन एंड ज़ूसामैन। ठीक है जी। और E का मतलब होता है, अब देखो एंटेंजन जो है उसका मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। ठीक है। और Z वाले का मतलब क्या होता है, ज़ूसामैन, जिसका मतलब होता है टुगेदर। ठीक है। तो ये वाले टुगेदर हो गए, इस आइसोमर का नाम क्या होगा, Z। यहां पे इसके अंदर प्रेफरेंस किसे देनी है, 1 2, इसमें से 1 एंड 2, तो ये वाले क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए, तो इसको हमने एंटेंजन बोल दिया, E आइसोमर हो गया हमारा। क्लियर है। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड ले लिया, इसके अंदर हमने एक लिया CH3, एक लिया CH2 CH3।
एक हमने लिया CH2Cl और एक हमने लिया CH2OH। ओके, इसको बताइए क्या होएगा, ये वाला एंटेंजन होएगा या जूसामिन होएगा? सी देखो, अभी हमने ये यहाँ पे किया जहां पे दो अलग अलग ग्रुप लगे हुए, तो हम लोग प्रेफरेंस किसे देंगे, कैसे देंगे? यहां देखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट एटम क्या है, कार्बन है। यहाँ पे फर्स्ट एटम क्या है, कार्बन है। सेकेंड एटम कौन सा है, हाइड्रोजन। यहाँ पे सेकेंड एटम क्या है, यहाँ पे थर्ड एटम कौन सा है, हाइड्रोजन। यहाँ पे थर्ड एटम कौन सा है, यहाँ पे फोर्थ एटम कौन सा है, यहाँ पे फोर्थ एटम कौन सा है। तो ज्यादा एटॉमिक मास किसका हुआ, 1 और 2। यहां पे पहला एटम कौन है, कार्बन। यहां पे कौन है, सेकंड थर्ड हाइड्रोजन, सेकंड थर्ड हाइड्रोजन। उसके बाद क्लोरीन आ गया, यहां पे ऑक्सीजन आ गया। क्लोरीन और ऑक्सीजन में ज्यादा कौन है, तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। अब ये कौन सा होगा, 1, और यहां पे क्या हुआ, 1। हमने कुछ, हाँ जी, कैसे होएगा ये, 1 और 1, 2 और 2 आमने सामने आ गए, तो क्या हो जाएगा, ये ई आइसोमर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, समझ आ गया जी। ये कब हमारा ई बनेगा, कब हमारा जी बनेगा। 2 के सामने था, 1 के सामने था, ऑपोजिट चले गए, तो इसी वजह से ये ई हो गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस ऑफ, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां पे गलती हुई, यहां पे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, सॉरी। तो ये वाला ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, तो इसी वजह से ये जी हो जाएगा, राइट। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Necessary and sufficient conditions for, necessary and sufficient conditions for geometrical isomerism, GI। चलिए फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन अ डबल बॉन्ड। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन अ डबल बॉन्ड, मस्ट कंटेन अ डबल बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट लिखिए, ईच ऑफ द 2 कार्बन एटम्स, ईच ऑफ द 2 कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड, of the double bond must have different substituents, must have different substituents, different substituents which may be same or different, which may be same or different, which may be same or different। ठीक है जी, क्लियर है। जैसे कि हम ये बना सकते हैं, ये सी डबल बॉन्ड सी था, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, या हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी एंड डी, मतलब सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर है, समझ आ गया, ओके। अगर ये देखो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, अगर ये दो सेम हो गए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेगा। लेट्स से कि अगर ऐसा हो जाता है,
हमने ये कर दिया, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे बी ले लिया, यहाँ पे सी ले लिया, ठीक है। और इस इट इज इक्वलेंट टू लाइक सी डबल बॉन्ड सी ए सी बी, दोनों इक्विवेलेंट है, कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि दो ग्रुप क्या हो गए, ये दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए थे। इसमें क्या हुआ, दोनों सेम हो गए, तो इसी वजह से ये नहीं दिखाएगा। समझ आ गई जी? चलिए लिखिए, नेक्स्ट लाइन में नोट बना लीजिएगा एक। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। Geometrical isomers have the same molecular structure, but differ only in the relative position, of atoms or groups in space. Therefore they are stereoisomers. These stereoisomers are not optical isomers. These stereoisomers are not optical isomers, since their molecules are not chiral. व्हाट इज कायरल? कायरल वो वाला कार्बन है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, कुछ होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिकल होना चाहिए। एसिमेट्रिकल मतलब चारों के चार जो ग्रुप लगे हुए हैं किसी कार्बन पे, अगर वो डिफरेंट है तो मतलब ये कार्बन क्या होएगा, कायरल हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, वो क्लास 12 में पढ़ेंगे। अगर आपको करना है तो वहाँ पे वीडियोस हैं, वीडियोस में जाके देख सकते हो आप। +1 के लिए अभी यूज नहीं है अभी, ठीक है, क्लियर है? ओके चलिए नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट लिखिए जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। 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 चलिए लिखिए, फर्स्ट लिखिए बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। फर्स्ट है बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। अब पार्शियल रिडक्शन क्यों किया, क्योंकि हमें एल्कीन्स बनाने हैं, कंप्लीट कर देंगे तो एल्केन हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, एल्कीन पे आगे उसे स्टॉप करना है, ठीक है। तो हम अलग अलग रिएजेंट्स यहाँ पे यूज करेंगे, स्पेशल टाइप के रिएजेंट्स यूज करेंगे, ताकि जब हमारे एल्कीन्स बन जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको पॉइजन कर देंगे रिएक्शन को, ताकि वो वहीं पे स्टॉप हो जाए। क्लियर हो गया जी? चलिए इसमें लिखिए बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, लिखिए द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस टू एल्कीन्स। The catalytic hydrogenation of alkynes to alkenes occurs faster than that of alkenes to alkanes
राइट, बाय यूजिंग स्पेसिफिक, लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लीजिएगा, बाय यूजिंग स्पेसिफिक कैटलिस्ट वी कैन स्टॉप दिस रिएक्शन फ्रॉम टू एल्कीन स्टेज। एल्कीन स्टेज पे हम आके उसे रोक सकते हैं। तो फर्स्ट जो हम लिखने वाले हैं, लिखिए, द कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एल्काइन, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एल्काइंस in presence of palladium, catalytic reduction of alkynes in the presence of palladium, 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 supported over calcium carbonate or BaSO4 calcium carbonate or BaSO4 and partially poisoned by adding PbCO3 sulfur or quinoline poisoned with PbCO3 सल्फर और क्यूनोलिन, और इसका नाम हो जाता है लिंडलार्स कैटलिस्ट। राइट, लिंडलार्स कैटलिस्ट नाम याद रखिएगा। गिव्स सिस एल्कीन्स, गिव्स सिस एल्कीन्स, gives cis alkenes, right। नेक्स्ट लाइन में लिखे, however if alkynes are reduced with sodium, in liquid ammonia, if alkynes are reduced with sodium in liquid ammonia, इसको हम बोलते हैं बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन, ट्रांस एल्कीन्स आर द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये दोनों रिडक्शन याद रखने आपको। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, राइट, इधर हम एक कर रहे हैं, इधर हम दूसरे वाला करने वाले हैं। लेट्स से हमने यहाँ पे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया किया, तो ये हमें क्या देगा, ट्रांस एल्कीन देगा। CH3 C डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे एक H आ जाएगा, दिस विल फॉर्म ट्रांस एल्कीन। और यहां पे हमने किया CH3 C डबल बॉन्ड CH3, यहां पे आ गया H, यहां पे आ गया H, ये क्या बना के देगा भैया हमें, सिस। राइट, ये क्या होएगा हमारा, हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, ठीक है, इन प्रेजेंस कैरिड ओवर CaCO3 और BaSO4 पॉइजन विद सल्फर और क्यूनोलिन, तो वो क्या करेगा, फर्दर रिडक्शन नहीं होने देगा, और ये हमारे प्रोडक्ट जो है बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रिपरेशन है हमारा, लिखिए, बाय एल्काइल हैलाइड्स और हेलोएल्केन्स, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड और हेलोएल्केन्स, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड और हेलोएल्केन्स। अब इसमें क्या होएगा हमारा, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड और हेलोएल्केन्स। ठीक है जी, इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे जी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे। क्या होगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, हमने यहां पे कुछ ऐसा लिया,
राइट। अब ये Br है, कार्बन और Br में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? ब्रोमीन। हमने एक पढ़ा था फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कार्बन आया था, फिर हाइड्रोजन आया था और लास्ट में हमारी मेटल्स आती हैं। तो भैया हमें पता लग गया कि ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ब्रोमीन क्या करेगा यहां पे एज अ Br माइनस निकलेगा, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस साइन। यहां पे क्या होएगा? एक बेस लेके आएंगे, अच्छा यहां पे नहीं बताया, तो ये क्या करेगा? यहां पे इलेक्ट्रॉन दे देगा, राइट। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां देगा तो इस कार्बन पे क्या होगा? माइनस चार्ज आएगा। अब देखो जिस कार्बन पे मेरा ब्रोमीन लगा है, जिस कार्बन पे मेरा ब्रोमीन लगा है, इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। और इसके बगल वाला कार्बन जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या होने वाला है? हमारा एक HBr जो है रिमूव हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्लियर है जी? दिस इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। क्लियर हो गया? और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? KOH एल्कोहलिक की प्रेजेंस में होगी। फाइन, क्लियर है? अब सपोज करो हम यहां पे लेते हैं CH3 CH2 CH2 Br। अब जिस कार्बन पे मेरा Br लगा है या कोई भी हैलोजन लगा है, Br नहीं लेते हैं हम यहां पे, ठीक है, सपोज करो Cl ले लेते हैं। ये वाला कार्बन मेरा क्या होगा? अल्फा, ये वाला कार्बन क्या है? बीटा, ये वाला हो जाएगा गामा। तो इससे H गया, इससे Cl गया, यहां पे हमने KOH एल्कोहलिक, ये कंडीशन है भैया इसकी, एल्कोहलिक इज इंपॉर्टेंट। आपने KOH लिखा तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो यहां पे हमने बीटा एलिमिनेशन, एल्कोहलिक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, बाय प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती, वैसे नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है जी? समझ आ गया? अब यहां से क्या निकलेगा बेटा? एक H किया और ये क्या था? Cl। ये क्या है? KOH। HCl क्या है हमारा? एसिड। KOH क्या होता है? बेस। तो क्या बन जाएगा हमारा यहां पे? KCl। दिस इज द रिएक्शन। ठीक है, सिंपल है। अब एक और रिएक्शन करते हैं, इसका एक और एग्जांपल करते हैं। हमने यहां पे क्या किया? CH3 CH2 CH, यहां पे Br ले लिया और यहां पे CH3 ले लिया, KOH एल्कोहलिक मिला। अब हमें दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं। देखो भाइयों बहनों, यहां पे ये अल्फा है, ये बीटा है, ये वाला बीटा डैश है तो बीटा ही ना। तो यहां से HBr निकल सकता है, यहां से भी HBr निकल सकता है। यहां से हम निकालेंगे तो प्रोडक्ट बनाते हैं, यहां से निकालते हैं तो प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट मिलेंगे हमें। वी विल गेट टू प्रोडक्ट। क्या क्या बनेंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और एक बनेगा हमारा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे भाइयों बहनों। क्लियर है? एक बार ये गया, एक बार ये गया और ये प्रोडक्ट मिल गए। समझ आ गया? अब बात आएगी कि ये मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है। यहां पे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, according to Sedgwick rule, more alkylated alkene is the major product. More alkylated alkene is the major product. ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू Sedgwick रूल। तो भैया ये वाला देखो, ये वाला एल्कीन था, इसके साथ में एक एल्काइल ग्रुप, ये दूसरा एल्काइल ग्रुप, दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं। इस केस में ये मेरा डबल बॉन्ड था, इसके साथ एक ही एल्काइल ग्रुप लगा है, तो ये वाला मेरा मेजर हो जाएगा, ये वाला माइनर प्रोडक्ट होने वाला है। एक मेजर और एक माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट मेथड लिखिए,
from vicinal dihalides or 1,2 dihaloalkanes. From vicinal dihalides or 1,2 dihaloalkane. क्लियर है? चलिए देखते हैं यहां पे हमने यहाँ पे ये किया। अब विसिनल का मतलब क्या होता है भैया? अब विसिनल कॉमन नेम है, उसमें वो बोलता है कि अगर सेम चीज हमारे अगल बगल कार्बन पे लगे हुए हैं, एडजेसेंट कार्बन पे लगे हैं, तो उसे हम विसिनल बोलते हैं। ठीक है, 2 हैलोजन लगे हैं तो हमने डाइहैलाइड बोल दिया, राइट। और अगर OH लगा हो तो डाई विसिनल अल्कोहल हो जाएगा। मतलब वही जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसे तो हम अलग बोल देते हैं, ग्लाइकोल बोल देते हैं, बट यहाँ पे डाइहैलाइड्स लगे हैं तो इसलिए हमने इसे विसिनल बोल दिया है। ठीक है जी। अब देखो यहां पे हमने किया, लेट्स से CH2Br, इसका हमने जिंक के साथ रिएक्शन करा दिया। ठीक है जी, इसका हमने जिंक के साथ रिएक्शन कराया इन एल्कोहल CH3OH और इसे कर दिया हीट। तो यहां पे हमें मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2। आप इसे ऐसे लिख दीजिए ZnBr2। ठीक है जी, क्लियर है। लेट्स से हमने लिया CH3CH2, यहां पे हमने Br लिया, यहां पे Br लिया, इसका हमने जिंक के साथ रिएक्शन किया, यहां पे हमने डाल दिया CH3OH, हीट कर दिया, तो इट विल गिव अस CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2। राइट, ओके, ये हो गया हमारा ZnBr2, राइट। नेक्स्ट लिखिए इसमें लिखिए दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन, दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन, मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन। अब हैलोजन कौन कौन से होते हैं? ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ब्रैकेट में लिख लिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, Cl2Br2 और I2 फ्रॉम अ डाइहैलोएल्केन, टू फॉर्म एन alkene is called dehalogenation. क्लियर है जी। अभी ये तो हमने विसिनल डाइहैलाइड लिए थे, इवन जेमिनल डाइहैलाइड्स हैं, उनको भी अगर हम जिंक के साथ हीट करते हैं तो भी हमें वो क्या दे देते हैं? एल्कीन्स बना के दे देते हैं। अब विसिनल में क्या था? अगल बगल पे थे। जेमिनल में क्या होगा? CH3CHBr2 लेट्स से, ठीक है। और आई कैन राइट, यहां पे Br है, यहां पे भी Br है, इसका मैंने जिंक के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH और हीट कर दिया, तो इट विल गिव अस CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। क्लियर है। और ये क्या बना के देगा साथ में? ZnBr2 तो बन ही रहा है हमें। देखो यहां पे जो हमारा बाय प्रोडक्ट है, अगर वो ऑर्गेनिक नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, इट हार्डली मैटर्स। ठीक है जी। बट अगर वो ऑर्गेनिक है तो आपको लिखना पड़ेगा।
ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते थे। लेट्स से हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CH Br, इसका हमने जिंक के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH, हीट कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में। ठीक है जी, तो आप इस तरीके से लिख सकते थे इसे। तो जेमिनल है चाहे विसिनल है, दोनों के साथ ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट इज फ्रॉम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, फ्रॉम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स या फ्रॉम एल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन, बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। हमने लिया CH3 CH2OH, यहां पे हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन किया एट 443 केल्विन, तो यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है जी। इसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, प्लस H2O लिख दीजिए या यहां पे आप ब्रैकेट पे लिख दीजिए -A। ठीक है, अगर आपको ये कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं लेना तो आप इसकी जगह Al2O3 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, Al2O3 भी यूज कर सकते हैं और उसे हीट कर देंगे हम। ठीक है, यहां पे वैसे बाद में पढ़ेंगे, अगर हम 413 केल्विन कर देंगे तो हमें डिहाइड्रेशन के बाद ईथर्स मिल जाएंगे, तो अभी इसकी जरूरत नहीं है। +2 में हम करेंगे रिएक्शन। ठीक है जी, अगर सपोज करो मेरे पास कोई मॉलिक्यूल था, लेट्स से कुछ ऐसा रहेगा, वी हैव CH3 CH2 CH OH CH3, यहां पे भी हमने कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, या Al2O3 लिख दिया, एल्यूमिना बोलते हैं, उसे हीट कर दिया तो ये क्या करेगा, दो प्रोडक्ट देगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और एक बना के देगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये वाला प्रोडक्ट जो है मेजर रहेगा अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, ये वाला हमारा माइनर रहेगा। सेटजेफ रूल ने बोला था मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, दो एल्कीन के साथ दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे एल्कीन के साथ एक ही एल्काइल ग्रुप लगा है, राइट। तो मेजर एंड माइनर ये बन जाएंगे अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। क्लियर है, इसका मैकेनिज्म भी है। ठीक है, जनरली वो +2 में आता है तो हम करेंगे उसमें +2 में। अगर वैसे भी करना है तो छोटा सा ये स्टेप 3 स्टेप का ही है। अगर हम करेंगे स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, ये जो एल्कोहल है लेट्स से CH3 CH2 OH, राइट, ये था, ये क्या करेगा, वाटर के ऊपर, वाटर से इससे रिएक्ट करा और इसने क्या बना के दिया हमें, ये बना के दे दिया। ये OH के पास CH2OH था, ये इसके पास जाएगा, ये यहां पे जाएगा एंड प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल होएगा CH3 CH2OH2 प्लस वाटर, राइट, यहां पे प्लस साइन आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, वाटर जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाएगा, CH3 CH2OH2, यहां पे प्लस साइन आ जाएगा और ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक प्लेस, CH3 CH2 with a positive sign plus water। थर्ड स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कीन, CH3, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, CH3, भाई बोलो मत, CH3 यहां पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यहां से एक प्रोटॉन रिमूव होएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस।
ये जो हमने H प्लस एसिड यूज किया था फर्स्ट स्टेप में, वो वापस हमें रिकवर हो गया, राइट। स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज रिक्वायर्ड टू कैटलाइज दिस रिएक्शन, और ये रिएक्शन चलता रहेगा। क्लियर हुआ? दिस इज द मैकेनिज्म, ठीक है। पहले स्टेप में क्या किया हमने? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स, विच इज एन रिवर्सिबल स्टेप होता है ये, ठीक है, स्लो स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तीसरे स्टेप में क्या हुआ? डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कीन। ये 3 स्टेप रहेंगे, राइट। +2 में हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे। स्टेप 1 लिखेंगे, फिर उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे कि भैया ये ऐसे हो रहा है। फिर स्टेप 2 में जैसे मैंने बता दिया, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, राइट। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया? डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन एल्कीन। तो दिस इज द मैकेनिज्म, दैट्स इट, राइट। हमने किया था। फाइन, तो ये लिख लीजिएगा जरा।